प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों और छोटी छोटी रक्षाबंधनों, सबको जय माता की। आज ना अपन ने एक बहुत बेहतरीन टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं। टॉपिक क्या है ना, टॉपिक ये है कि अपन बोर्ड्स में ना बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे करें, अपन टॉप कैसे करें। इस बात पर चर्चा के लिए अपने साथ आदरणीय श्री ओम तिवारी जी हमारे बीच में हैं, जो वेल नोन पर्सन है अपने व्यवहार के लिए, अपने शहर के लिए। तो अपन बात करेंगे तिवारी जी से। तिवारी जी स्वागत है हमारे चैनल पे। तिवारी जी अपना, मैं उनके बारे में अब क्या बोलूँ, वो खुद ही बताएंगे। धन्यवाद सर, मुझे आपने मौका दिया कि मैं आज सभी के बीच बोल सकूं। और जैसा कि मैं बताना चाहता हूं सबको कि मेरा नाम ओम तिवारी है और मैंने क्लास 10th में बोर्ड्स में 97.6% स्कोर करके डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। ओके तिवारी जी, तो आपने टॉप तो किया, पर टॉप कैसे किया, क्या ये स्टूडेंट्स के लिए बताएंगे आप? सर पढ़ने तो सभी बच्चे हैं, पर जो टॉप करता है और जो बाकी बच्चे टॉप नहीं कर पाते उनके बीच में सर शायद 2-3 फैक्टर मैं जहाँ तक समझता हूँ। वो एक रहता है कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क। आप किस डिटर्मिनेशन से उसको काम कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है मेरे हिसाब से सर। देखो बेटा, मैंने ना बहुत बड़ी लिस्ट बना के रखी है कि अपने पास ना कुछ छूट ना पाए, ताकि बच्चों को हेल्प हो सके। अपन क्यों कर रहे हैं ना, इसका भी कारण कि हमारे बच्चे इस चीज़ से सीखें कि बॉस अपने से गलतियां कहाँ हो रही हैं। तिवारी जी, एक और क्वेश्चन कि आपकी ऐसी क्या क्वालिटी थी जिसने आपको हेल्प किया कि आप अच्छे मार्क्स गेन करें? सर अगर बेसिकली मैं अपने आप को जब पास्ट में देखता हूँ तो शायद मैं देखता हूँ कि शायद वो कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ थी जिसके कारण मैं स्कोर कर पाया। क्योंकि लगातार जैसे सिलेबस में देखा जाए तो अगर उसे अच्छे से वर्क किया जाए तो सिलेबस बहुत बड़ा नहीं रहता, पर हम उसको अगर डेली करते जाते हैं, डेली करते जाती हैं, तो सर वो हमको इतना अच्छे तरीके से हमारे माइंड में बैठ जाता है कि हम उसको बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं, हमारा उसके ऊपर पूरी पकड़ हो जाती है सर। ओके, अच्छा, अब आप ये बताएंगे कि अच्छे मार्क्स के लिए अपने को कितने आवर्स पढ़ना चाहिए? सर बेसिकली हमको, जैसे कि सभी टॉपर्स यही बोलते हैं सर कि हमको आवर्स पर नहीं, हमको अपने वर्क पर जाना चाहिए। जैसे हमारा कुछ टारगेट हमको ले लेना चाहिए कि हमको ये करना है, और अगर हम उस टारगेट की लेकर चलेंगे तो हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। पर अगर हम सिर्फ आवर्स को गिनेंगे तो शायद हम बैठे रह जाएं चुपचाप, हम कुछ उतना अच्छे से पढ़ ना पाएँ, और अगर हम किसी टॉपिक को लेकर चलेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएँ सर। गुड। मोस्टली ना बेटा, अपन देखते हैं ना, लोगों के इंटरव्यू में देखता हूँ, सुनता हूँ, कोई बोलता है मैंने 15 घंटे पढ़ाई की, किसी ने कहा मैंने 16 घंटे पढ़ाई की, किसी ने कहा मैंने 17 घंटे पढ़ाई की। तो अब तिवारी जी जो कह रहे हैं आप भी सुने। दूसरा तिवारी जी, एक और आम क्वेश्चन होता है, क्या आपने एक विशेष तैयारी की? इसके लिए आपका क्या टाइम टेबल रहा है, इसके लिए पढ़ाई के लिए? सर बेसिकली कोई विशेष तैयारी तो नहीं, जैसे सब बच्चे करते हैं वैसे ही मेरी भी तैयारी थी। और जस्ट मैंने जो भी, जैसे कि जो भी मैंने क्लासेस में पढ़ा, कोचिंग में पढ़ा, आपने जो पढ़ाया सर उसको घर जाकर एक बार दोबारा पढ़ना। और सर जैसे कि मतलब नॉर्मल जो स्कूल में मेरा सिलेबस है या फिर कोचिंग में सिलेबस है, बस उसी को डेली रिवाइज करते जाना, उसको लगातार करते जाना, बस ये एक मैंने किया और उसी के कारण मैं अच्छा स्कोर कर पाया। गुड, यानी रिवीजन, रिवीजन बहुत ज़रूरी है बेटा। देखिए ये बात हम भी बोलते हैं, पेरेंट्स भी बोलते हैं, आज तिवारी जी भी वही चीज़ कह रहे हैं कि उन्होंने टॉप किया तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है ना आपके लिए। तिवारी जी अगला क्वेश्चन है कि बोर्ड्स के लिए ऑनलाइन बेटर है कि ऑफलाइन बेटर है? क्योंकि ऑनलाइन का बहुत चलन है। मैं देख रहा हूँ इस समय बच्चे मुझसे ही कई सवाल पूछते हैं कि सर मैंने ये वीडियो देखा, उस पर यह था, आप ये कर रहे हैं। तो तिवारी जी इसमें आपकी क्या राय है? सर ये बेसिकली मेरे हिसाब से स्टूडेंट पर तो डिपेंड करता है, पर मेरे हिसाब से अगर मैं अपने तरफ से देखूं तो जब हम ऑनलाइन तैयारी करते हैं तो सर जो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे हम बिस्तर पर लेटे हुए हैं या फिर हमारा मन कर रहा तो हम पढ़ पा रहे हैं, नहीं मन कर रहा तो कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। पर अगर हम जैसे कि अगर हम ऑफलाइन जा रहे हैं तो हमको वहाँ पढ़ना पड़ेगा, हमको हमारा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, हमारे पास कोई वैसे दूसरा कोई और चांस नहीं रहता सर। जबकि ऑनलाइन पे हमारे पास हम उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन तैयारी करते हैं सर, तो मैं देखता हूँ ज़्यादातर उनके मन में प्रश्न रहता है बैकलॉग कैसे कवर करें, जो कि मैंने जब ऑनलाइन तैयारी की तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा प्रश्न है, और सभी बच्चे लगभग इसी चीज़ से जूझते हैं सर। तिवारी जी जवाब ये नहीं ना, आपने बोला बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि बैकलॉग तैयार हो जाता है। मैं भी इस चीज़ों से जूझ रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे मुझसे ही पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चों ने भी कई
ऑनलाइन कोर्सेस परचेज़ किए हैं, किसी ने जेईई के लिए किया है, किसी ने वगैरह वगैरह। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि अपन बच्चों को सही सलाह क्या दें कि नहीं कि आप ऑनलाइन ही पढ़ो कि आप ऑफलाइन ही पढ़ो। अच्छा, दूसरा जैसे आप बोल रहे हो बैकलॉग, मैंने भी बच्चों से बोला बेटा आप पढ़ो लेकिन रिवाइज कर लो, तो बच्चा बोलता सर वो इतने बड़े लेक्चर्स थे कि वही कंप्लीट नहीं हो पाए। दोबारा अभी आपने कहा रिवीजन के लिए, बच्चा रिवाइज कब करेगा? मतलब अपन ना इसको थोड़ा डिटेल में अगर आपके पास हो तो कृपया इस पर प्रकाश डालें। सर अगर अपने एक्सपीरियंस से कहना चाहूँ तो मैं कहना चाहता हूँ सर ऑफ़लाइन ज़्यादा बेस्ट है। और अगर आप कर सकें बिल्कुल ऑफ़लाइन जाएँ, क्योंकि ऑनलाइन में शायद उतना अच्छा आप स्कोर ना कर पाएँ, क्योंकि कई सारे कारण हो सकते हैं। आप घर में हैं, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, आपको 2 घंटे का लेक्चर है, आपको नोट्स बनाते हुए 3 घंटे हो गए। उसके बाद आज जब आप लगातार मोबाइल के सामने, तो शायद आपका सिर दर्द देने लगे या फिर कई सारी चीज़ें होने लगती हैं, तो आपको रिवीजन शायद अच्छे तरीके से ना कर पाएँ। पर अगर ऑफ़लाइन कोचिंग में तो आपके बीच में कॉम्पिटिशन रहता है सर, बच्चों के बीच में। आप टीचर से इंटरैक्ट कर पाते हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑफ़लाइन कोचिंग जहाँ तक है तो वो बेस्ट है सर। और अगर जैसे कि किसी के पास अब रिसोर्सेज़ नहीं हैं, तब के लिए ऑनलाइन अच्छा है, बट अगर आपके पास रिसोर्सेज़ है तो ऑफ़लाइन ज़रूर रहना चाहिए सर। धन्यवाद। बेटा बच्चों से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी सर्वे हुआ था ना, तो उस पे भी यही चीज़ बोली गई थी। शायद कोरोना का दौर लोगों को याद होगा। उस दौर में भी यही बातें हुई थी कि लोगों ने चिंता जाहिर की थी, जो हमारे शिक्षाविद हैं, कि बच्चा जब तक अपने ग्रुप में नहीं जाएगा, वो बच्चा ना टीचर से कम अपने एटमॉस्फेयर से ज़्यादा सीखता है। जो आपने कहा कि सर वहाँ पे कंपटीशन होता है, वो चीज़ ऑनलाइन में शायद ख़त्म हो जाती है। हाँ, जिनको पढ़ना है उनके लिए कोई बात नहीं है, उनके लिए तो अपन बहुत ज़्यादा बोल ही नहीं सकते। सारी परेशानियाँ किसके लिए है कि हम बच्चे को टर्न कैसे करें, एवरेज, वो एवरेज बच्चा कहाँ जाए, उसके लिए सारी बातें बेटा उन बच्चों के लिए है जो वाकई में समझ रहे हैं कि नहीं हम कहीं ना कहीं किसी चीज़ से पीछे हैं। क्यों तिवारी जी? बिल्कुल सर। अगला एक और बात होती है कि कई प्रकार के तनाव हो जाते हैं। कई बार बच्चे पेरेंट्स से नहीं बोल पाते हैं, कई बार टीचर से नहीं बोल पाते हैं, कुछ ऐसी बातें भी होती हैं, कुछ ऐसा हो भी जाता है। उम्र है, एटमॉस्फेयर ऐसा है, तो अपन किसी को दोष नहीं देते, लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं कि उस दबाव से आप भी गुजरे होंगे। तो ऐसा कोई मानसिक तनाव जो भी हो जाए तो उसको दूर करना या उससे बचना या उसको हैंडल करना, मतलब उस पे अपन आपकी क्या राय है? सर लाइफ है तो तनाव तो होगा ही सर, और टेंशन होगा ही। बट अगर मैं देखूं ज़्यादातर, अगर हम अपने आप किसी टेंशन को अपने अंदर दबा कर रखते हैं सर, तो उस चीज़ पे हम रिकवर नहीं कर पाते। और हम किसी से शेयर करते हैं, जैसे टीचर से, अगर अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं, तो शायद कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। और जहाँ तक तनाव सर, एक ऐसी चीज़ है जिसको हम जितने ज़्यादा सोचते जाते हैं सर, उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है। अगर हम उस चीज़ को चाहें कि उस चीज़ सॉल्यूशन देखें या फिर उसके बारे में सोचना दूर कर दें। अगर हम जैसे कि हमारे मन में है कि जैसे हमारी ये टेंशन है, तो हम डिसाइड कर लें कि भाई हम दिन में रात को 15 मिनट, 20 मिनट, सुबह, दोपहर जब भी होगा तो हम उसके बारे में सोचेंगे और बाकी समय अपने पढ़ाई पर ध्यान देंगे। और जो आपका करीबी मित्र हो या फिर आपके टीचर्स हैं, मैं बेसिकली टीचर्स को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, आप उनसे अपने जो टेंशन है, तनाव साझा करें। आप उनसे सॉल्यूशन देंगे कि सर हम इस परिस्थिति में हैं, तो इससे बाहर कैसे निकलें, क्योंकि आपको शायद वो सर एक नया डायरेक्शन दे सकते हैं। धन्यवाद। अभी क्लास पे तिवारी जी, मैंने एक बच्चे से कहा बेटा आप पढ़ नहीं रहे हो, फला बच्चे ने किसी का एग्जाम्पल दिया कि उसने ऐसा पढ़ाई की थी, तो उसने मुझे जवाब दिया कि सर तब डिस्ट्रैक्शन नाम की चीज़ नहीं होती थी, तब मोबाइल नहीं था, तब गेमिंग नहीं थी, वगैरह वगैरह। तो तमाम जितने भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन होते हैं, इन पे काबू कैसे किया जाए? सर डिस्ट्रैक्शन तो एक ऐसी चीज़ है जो शायद सबको होती है सर, मुझे भी और सबको हो जाती है, और एडिक्शन भी होता है। बट सर अगर डिस्ट्रैक्शंस के लिए बात करूँ मैं बेसिकली, तो डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के लिए सर, अगर हम उस चीज़ को अपने आप के कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मोबाइल का है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, मोबाइल हमारे बगल में रखा है, हम उसको ना छुएँ। बट अगर हम उसको अगर छू रहे हैं तो हम क्या करें, उसको दूर कर दें अपने पास। जब हम पढ़ने बैठें या फिर कुछ भी करें, अगर हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, चैटिंग करने लग रहे हैं या फिर गूगल में सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियोज़ देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ को अपने दूर कर दें। अगर डिस्ट्रैक्शन को हम अपने मन में रखेंगे हमारे पास ये है, तो
हम उससे मतलब उससे हैंडल नहीं कर पाएंगे। बट अगर हम चाहें उससे हम अपने आप को दूर कर दिए, एक मतलब एकांत जिसे कहते हैं सर, अगर हम एकांत में अपने आप को ले जाएं तो हम शायद डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। हमारे जो एंशियंट टाइम्स में, हमारे जो गुरुकुल में यही चीज़ तो होती थी सर। वहाँ पर पूरी दुनिया से अलग करके क्यों बच्चों को पढ़ाया जाता था, ताकि वो एकांत के भाव में रह सकें। और कहते हैं ना कि सर अपने से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता। तो अगर आप अपने से बात करते हैं तो शायद आपको डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़े। धन्यवाद। अब अगला सवाल यह है कि सभी सब्जेक्ट पे कमांड कैसे लाएं। मोस्टली तो आपने मैथ्स बहुत पढ़ी और आपका ज़्यादा ध्यान गणित पे ही रहता था, तो बाकी सब्जेक्ट्स भी रहें, तो सभी पे फोकस कैसे होगा। सर मैथ्स बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है सर जिसके ऊपर प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं बच्चों को ये कहूँगा कि आप मैथ्स को परमानेंटली मतलब डेली आप सॉल्व करें। जबकि बाकी सब्जेक्ट जैसे हैं, जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं, आप उनको डेली थोड़ा थोड़ा समय दें। जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जो भी सब्जेक्ट है, तो इनके दिन का थोड़ा थोड़ा टाइम दें, ताकि आप इनको सब चीज़ों को बराबर हैंडल कर सकें। और या फिर जैसे कोई बड़ा टॉपिक आ गया किसी सब्जेक्ट में, सोशल साइंस का या फिर साइंस का, तो आप सैटरडे को या संडे को आप दे सकते हैं कि मैं 2 घंटे इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ूंगा, बाकी डेली दिन में आधा घंटा 1 घंटा। अगर आप इस तरह करेंगे तो सर आपके पास वो उस चीज़ का बर्डन ही बढ़ेगा। पर अगर आप ये सोचें मैं एक साथ इंग्लिश को या हिंदी को लास्ट में करूँगा, तो शायद आप उस चीज़ को अच्छे से ना कर पाएँ, और यही कारण आपके तनाव का बन जाएगा सर। तिवारी जी, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है फ्रेंडशिप को लेकर, क्योंकि हमारे यहाँ फ्रेंड सर्कल सभी का होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो उस फ्रेंडशिप को अपन पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करें कि हमारा जो फ्रेंडशिप है या फ्रेंड सर्कल जो है हमारा, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, वो हमें सपोर्ट करें। क्या होता है ना, मैंने देखा ना कि कुछ बच्चे बहुत अच्छी संगत पे रहते हैं और उन्हें बहुत फ़ायदा होता है। आप समझ सकते हैं मैं किस तरह के फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। तो आप इसको बता सकते हैं, क्योंकि आप भी अभी उसी जनरेशन से हैं। मुझे तो बच्चे ये बोल देते हैं कि सर आप नहीं समझ पाएंगे। चलिए। सर फ्रेंडशिप अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा टूल की तरह हम यूज़ कर सकते हैं जो कि हमको अपलिफ्ट भी कर सकता है और हमको नीचे भी ले जा सकता है सर। और जहां तक मेरे हिसाब से फ्रेंड सर्कल जैसे बच्चों का होता है, तो आप पहचान सबसे रखिए, अपना व्यवहार रखिए। बट जब बात की जाए फ्रेंड्स की, जिन्हें हम असली फ्रेंड्स मानते हैं, तो आप कुछ चुने हुए लोगों को साथ ही रहिए। और जहाँ तक सर फ्रेंडशिप में आप ऐसे व्यक्ति के साथ ज़्यादातर फ्रेंडशिप करिए जो कि आपको कंपटीशन भी दे सके। फ्रेंडशिप एक अलग जगह पे, और जो आपको साथ में पढ़ाई में हेल्प भी कर सके सर। तो वहाँ पर क्या होगी सर, आपकी फ्रेंडशिप भी रहेगा और आपके साथ में आपको कंपटीशन भी लगेगा कि वो इतना अच्छा स्कोर कर पा रहा है तो मैं क्यों नहीं। और आप शायद उससे कोई ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं, एक दूसरे को आप सिखा सकते हैं सर। तो ऐसे हम चाहे तो फ्रेंडशिप को यूज़ कर सकते हैं सर एज अ टूल फॉर बेटर एजुकेशन। देखा बेटा, बचपन में ना पेरेंट्स कहते थे कि तुम्हारा दोस्त कौन है और तुमसे अच्छा पढ़ता नहीं पढ़ता है। ऐसे बच्चे के साथ रहना चाहिए जो पढ़ता हो। समझ में नहीं आता था उस समय, लेकिन शायद अब आपको तिवारी जी की बात समझ में आ रही हो, क्योंकि होना है ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको सपोर्ट करे। आप पढ़ने जा रहे हो, उसने कहा चल ना भाई एक राउंड लेके आते हैं, चल ना भाई थोड़ी चाय पी के आ रहे हैं, चल ना भाई यहाँ घूम के आ रहे हैं, चल ना भाई कोचिंग अटेंड करके आ रहे हैं। लेकिन आपका तो माइंडसेट क्या था, आप पढ़ने गए थे ना। तो इसलिए पेरेंट्स हमेशा पूछते हैं कि बेटा ये दोस्त है जो तुम्हारा, वो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। अच्छा तुमसे अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छी बात है। तिवारी जी, एम आई राइट? बिल्कुल सर। तो वही बात है बेटा कि दोस्ती भी ना बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा कैरेक्टर है जो आपकी क्रियाविधि को बढ़ा भी देगा और घटा भी देगा। अंत में तिवारी जी एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आप हमारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को क्या सलाह देंगे कि वो 10th में बहुत अच्छा स्कोर करें। सर अगर मैं लास्ट कुछ अगर बोलना चाहता हूँ बच्चों को, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई टेंशन तनाव मत लीजिए। आप अच्छे से खेलिए कूदिए, सब कुछ करिए साथ में 10th के साथ में, और जो भी आप 10th 12th 9th 10th जिस भी क्लास में आप हों। पर साथ में क्या है ना, दिन में 2-3 घंटा, सिर्फ 3 घंटा 3.5 घंटा इतना आपसे हो सके आप पढ़ाई को सिर्फ उतना डिवोट करिए। बट वो भी कंसिस्टेंसी से डेली। ये नहीं कि आज आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, अगले दिन 10 घंटे, उसके बाद फिर 1 हफ्ता बिल्कुल नहीं। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो मेरे हिसाब से शायद आपको अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और फिर जो भी आपको दिक्कतें आती हैं लाइफ में, अगर प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगी तो लाइफ क्या कहलाएंगी सर। तो उन प्रॉब्लम्स को आप शायद अपने टीचर के साथ शेयर करके, और कई सारी चीज़ें हैं जिनसे आप डिस्ट्रैक्ट ना होकर बल्कि उनसे अगर दूरी बनाकर चलें, शायद आप बहुत अच्छा कर सकते हैं सर। मैं यही बच्चों को सलाह देना चाहता हूँ। धन्यवाद तिवारी जी।
ठीक है बेटा।